एक दिया टिमटिमा रहा है। राजू की माँ बिस्तर पर निढाल पड़ी है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। सुनो, मेरा समय हो गया है। इसे वादा करो कि तुम इसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। इसे इंसान बनाना मेरा अंश है ये। ऐसा मत कहो, हम मिलकर इसे पालेंगे। मुझे वादा करो। मैं वादा करता हूं, इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। ये कभी अकेला नहीं होगा। माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। भाइयों, रामपुर के जंगल में कोई बला है। जो भी लकड़ी काटने या शिकार पर जा रहा है वो लौटकर नहीं आ रहा है। एक एक करके हमारे लोग गायब हो रहे हैं। गांव जो है खाली होता जा रहा है। ग्रामीणों के बीच कानाफूसी और डर बढ़ जाता है। सरपंच जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने और डरने से काम नहीं चलेगा। आखिर सच क्या है ये देखना ही होगा। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि हमारे लोग कहां जा रहे हैं। ये तो बड़ा खतरा है भाई। तुम अकेले जाओगे? नहीं भाई, तुम मत जाओ। अरे जिसने भी उस जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया है। हाँ, तुम्हारी पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो पूरी तरह अनाथ हो जाएगा भाई। अगर इसे कुछ हुआ तो राजू की जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तक मैं जीवित हूं, मैं वादा करता हूं कि राजू कभी अनाथ नहीं कहलाएगा। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। धन्यवाद सरपंच जी। अब मुझे चैन है। किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी, वरना ये गांव डर डर के मर जाएगा। बापू मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, बापू बस अभी गए और अभी आए। तेरे लिए जंगल से मीठे फल लाऊंगा। याद है ना, बापू ने माँ से वादा किया था, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं वापस आऊंगा। मोहन मुड़कर जंगल के घने रास्ते पर चल देते हैं। राजू हाथ हिलाता रहता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाते। बापू, अंधेरा हो गया, सब घर चले गए। आप कब आओगे? आपने तो कहा था लौट आओगे। क्या बापू झूठ बोलते हैं? राजू भूख और डर के मारे अपनी फटी कमीज समेटकर कोने में सिमट जाता है। देखो जी, उस वादे के इंतजार में ये मासूम कब से भूखा बैठा है। उस जंगल ने इसके बाप को भी निगल लिया। अब ये कहाँ जाएगा? मैंने इसके बाप को वचन दिया था कि मैं राजू का ख्याल रखूंगा। गांव के सामने किया वो वादा मुझे याद है। हाँ जी, इसे अब और तड़पने नहीं देंगे। आज से ये हमारे घर का बेटा है। ये लो राजू बेटा, खाना खा लो। कम पड़े तो और मांग लेना। मौसी, कब तक आप पर मैं बोझ बनकर रहूंगा? अब मुझे शर्म आने लगी है। ऐसी बातें मत करो, तुम हमारे अपने बच्चे जैसे हो, कोई बोझ नहीं। चुपचाप खाना खाओ। सीमा चली जाती है। राजू खाना खाकर बाहर निकलता है जहाँ सरपंच खड़े हैं। राजू उनके पास जाता है। राजू बेटा, खाना खा लिया? जी सरपंच साहब, मौसी देकर गई थी। सरपंच जी, पर अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे ऐसे शर्माया मत करो बेटा। अरे हमने तुम्हें अपना ही माना है भाई। पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अब जंगल पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। वहां से लकड़ियां या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा।
अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में प्रवेश करता है। कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। राजू अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े हरे तोते पर पड़ती है। तोता एक ऊंची डाल पर बैठा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसका आकार सामान्य तोतों से बड़ा और रंग गहरा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अरे, ये तोता मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा है? इसका आकार तो बाकी तोतों से भी बड़ा है और देखने में भी ये कुछ डरावना सा लग रहा है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वो तोता उड़ता हुआ उसके पास आ गया और एक गहरी इंसानी आवाज में बोला, मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तोते हो ना? फिर तुम इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई तोता इंसानों की तरह बोल सकता है क्या? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाला तोता हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान था, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं तोते की शक्ल में बदल गया। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ हैं। अच्छा, तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। राजू को न जाने क्यों उस तोते से अब और भी ज्यादा डर महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे ये कोई चाल है। अरे, मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही राजू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। बाप रे, वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां पक्षी भी इंसानों की तरह बोलते हैं। वो जरूर कोई राक्षस ही था। मैं अब वहां पर कभी नहीं जाऊंगा। तभी सीमा मौसी खाना लेकर आती हैं। राजू बेटा, तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? पसीना भी आ रहा है, सब ठीक तो है? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सरदर्द है। तबीयत ठीक नहीं तो मत काम करो। ये लो खाना खाओ और आराम करो। राजू खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह उठने पर उसका डर खत्म हो चुका था। शायद मैं कल उस तोते को देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। सरपंच जी भी बापू के बारे में पूछने पर बात टाल देते हैं। मुझे फिर जंगल जाना होगा और उस तोते से बापू का पता पूछना होगा। राजू उसी जगह पहुंचता है। तोता पहले से ही वहां मौजूद है और उड़कर राजू के पास आता है। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम अपने पिता मोहन की तरह ही
बहादुर हो। मैं सिर्फ बापू से मिलने आया हूँ। बताओ वो कहाँ है? बताऊंगा, पर पहले तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त कराना होगा। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गरीबी से जूझ रहे हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सरपंच जी ने मुझे पाला है, पर अब मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद कमाकर उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरे साथ आओ। तोता उड़कर राजू को एक गुप्त गुफा के अंदर ले जाता है। गुफा के भीतर एक बक्सा रखा है। अरे बाप रे, इसमें तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब किसका है? ये सब तुम्हारा है। पहले तुम धनवान बनो, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा श्राप कैसे टूटेगा। जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा। वे जीवित हैं। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना अपने पिता से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राजू बक्सा उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। राजू बक्सा रखकर बैठा है। तभी सरपंच और सीमा खाना लेकर आते हैं और बक्सा देख चौंक जाते हैं। राजू बेटा, ये बक्सा कैसा है और इसमें है क्या? सीमा उत्सुकता में बक्सा खोलती है। चमकते हीरे जवाहरात देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। राजू, इतने कीमती हीरे ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजू सच बताना चाहता है, पर उसे तोते की चेतावनी याद आ जाती है। वो बात घुमा देता है। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने बहुत दूर निकल गया था। वहां एक गुफा में मुझे ये बक्सा पड़ा मिला, तो मैं उसे उठा लाया। राजू, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये जरूर राजा का खजाना होगा जो उसने वहां छिपाया होगा। अगर उसे पता चला कि हमने उसका सोना लिया है तो वो हमें कड़ी सजा देगा। सरपंच के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। इससे पहले कि सैनिकों को पता चले, हमें फौरन ये बक्सा राजा के पास पहुंचा देना चाहिए। अब सरपंच जी को कैसे समझाऊं कि ये राजा का नहीं बल्कि तोते का दिया हुआ इनाम है। पर अगर मैंने तोते का जिक्र किया तो बापू से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरे लिए धन से ज्यादा बापू जरूरी है। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहें। हम अभी चलकर ये बक्सा राजा को सौंप देते हैं। राजा साहब, ये मेरा पड़ोसी राजू है। इसे जंगल की गुफा में ये बक्सा मिला। हमें लगा ये आपका है, इसलिए हम इसे तुरंत आपके पास ले आए। यह बक्सा खोलता है। कीमती हीरे देख उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। वो जानता है कि ये उसका नहीं है, पर वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये खजाना मेरा नहीं है, पर इतनी दौलत छोड़ना बेवकूफी होगी। इन्हें थोड़ा इनाम देकर विदा कर देता हूँ। खजाना भी मेरा हो जाएगा और नाम भी होगा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये बक्सा मेरा ही था, जिसे मैंने वहां सुरक्षित रखवाया था। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूं। सिपाहियों, इन्हें इनाम के तौर पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। सिपाही बक्सा ले जाते हैं
और उन्हें इनाम की एक थैली देते हैं। सरपंच बहुत खुश है, पर राजू का दिल बैठा जा रहा है। उसे पता है बादशाह झूठ बोल रहा है, पर वो तोते के वादे के कारण चुप रहता है। सरपंच जी, ये इनाम भी आप ही रख लीजिए। आपने मुझे बचपन से पाला है। ये आपके चरणों की धूल भी नहीं है। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, ये तो तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। नहीं सरपंच जी, मुझे दौलत की चाह नहीं है। बस आप खुश रहें, मेरे लिए यही काफी है। राजू वहाँ से निकलकर अपनी झोपड़ी की ओर चल देता है। उसकी नजरें फिर से उसी जंगल की ओर हैं, जहाँ उसके पिता का राज छिपा है। राजू उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहाँ एक साधु बैठा है। पुत्र, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मोहन का बेटा हूँ और अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। साधु ये सुनकर चौंक जाता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी उड़ता हुआ तोता राजू के पास आता है। वो साधु तुमसे क्या पूछ रहा था? बस मेरा परिचय पूछ रहा था, मैंने बता दिया। वो साधु नहीं, एक धोखेबाज है। उसने बस वेश ओढ़ रखा है। खैर, तुम मेरे साथ गुफा में चलो। गुफा के अंदर एक चमकदार कांच की बोतल पड़ी है, जिसमें रहस्यमयी जल भरा है। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें ठीक आधी रात को यहाँ आकर आंखें बंद करके इस बोतल को तोड़ना होगा। तभी मैं शाप मुक्त हो पाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे पिता का पता बताऊंगा। क्या मैं इसे अभी नहीं तोड़ सकता? नहीं, ये सिर्फ कल पूर्णिमा की रात को ही मुमकिन है। तोता उड़ जाता है और राजू घर की ओर चल पड़ता है, पर उसे नहीं पता कि वो साधु झाड़ियों के पीछे छिपकर सब सुन रहा था। जब राजू घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि साधु उसका पीछा कर रहा है। राजू रुक जाता है। अरे, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पुत्र, तुम मासूम हो। जिसे तुम शापित व्यक्ति समझ रहे हो, वो असल में एक मायावी शक्ति है। वो तुम्हें उस बोतल को तोड़ने के लिए उकसा रही है पुत्र, क्योंकि उस बोतल में तुम्हारी भलाई नहीं, अपितु इस गांव की तबाही कैद है। लेकिन उसने कहा कि वो मेरे पिता मोहन के बारे में जानता है। उसने मुझे खजाना भी दिलाया। वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? खजाना मात्र एक लालच था, ताकि तुम उस पर भरोसा कर सको। वो तुम्हें मोहरा बना रहा है। अगर तुमने कल रात वो बोतल तोड़ी तो तुम अपने पिता को कभी नहीं देख पाओगे। पर मैं आपकी बात पर यकीन कैसे करूं? उस तोते ने कहा था कि आप एक ढोंगी हैं। सच्चाई कड़वी होती है पुत्र। कल रात सावधानी से कदम उठाना। फैसला तुम्हारा है। अपने पिता की याद या एक अनजान पक्षी का वादा। साधु इतना कहकर अंधेरे में चला जाता है। राजू वहीं खड़ा सोच में डूब जाता है। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया है। कौन सच बोल रहा है? वो तोता जिसने मुझे दौलत दी, या वो साधु महाराज जो मुझे आगाह कर रहे हैं? बापू, मैं क्या करूं? प्रणाम साधु महाराज। आप इस वक्त यहाँ गांव में सब कुशल तो है? नहीं सरपंच जी, अनर्थ होने वाला है। मैंने राजू को रोकने और उसे सच्चाई बताने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो उस तोते के माया जाल में
पूरी तरह से फंस चुका है। महाराज, क्या वो उस बोतल को तोड़ने जा रहा है? हाँ, वो उसे शाप समझकर मुक्त करना चाहता है। उसे नहीं पता कि यदि वो पिशाच मुक्त हो गया तो इस गांव में वो एक एक करके सबको निकल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी तबाही होगी। महाराज, राजू को नहीं पता कि उसके पिता ने अपनी जान पर खेलकर उस बला को कैद किया था। परंतु वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके मन में अपने पिता से मिलने की तड़प इतनी अधिक है कि पिशाच उसका फायदा उठा रहा है। आप चिंता न करें महाराज, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मैं उसे अपने बापू के बलिदान की पूरी सच्चाई बताऊंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। सरपंच तुरंत राजू के घर पहुंचते हैं। राजू जंगल जाने की तैयारी कर रहा है। राजू, रुक जाओ। क्या तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी आग से खेलने जा रहे हो? सरपंच जी, आप फिर से वही बात करने आए हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मेरे बापू वापस आए? बेटा, तेरे बापू वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने खुद को इस गांव के लिए कुर्बान किया था। वो तोता कोई शापित पक्षी नहीं, एक पिशाच है जिसने तेरे बापू को कैद नहीं किया, बल्कि तेरे बापू ने उसे बोतल में कैद किया था। झूठ, सब झूठ है। आपने और इस गांव ने हमेशा मुझे अंधेरे में रखा। उस तोते ने मुझे धन दिया, बापू का पता बताया, और आपने सिर्फ बातें की। कल पूर्णिमा है और मैं उसे आजाद करके रहूंगा। राजू, मेरी बात सुनो। जब तुम्हारे बापू नहीं लौटे तो कुछ दिन बाद मैं खुद अपनी जान हथेली पर रखकर जंगल के बहुत भीतर गया था। क्या आप भी जंगल गए थे? फिर क्या हुआ? वहां मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय एक भयानक सन्नाटे के। तभी मुझे वो साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे एक गुफा दिखाई जहां हजारों छोटी छोटी बोतलें थीं। उन बोतलों में इस पिशाच ने गांव के उन लोगों को कैद कर रखा है जो कभी वापस नहीं आए। तो क्या मेरे बापू भी? साधु महाराज ने बताया कि इस पिशाच के चंगुल से सबको सिर्फ वही मुक्त करा सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ और सरल हो, जो कभी किसी का बुरा न चाहे। राजू, वो इंसान तू है रे, इसीलिए वो पिशाच तुझे अपनी बातों में फंसा रहा है। अगर ऐसा है सरपंच जी, तो मैं अभी जंगल जाऊंगा। जिसने मेरे बापू को और गांव वालों को कैद किया है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं राजू, ये इतना आसान नहीं है। वो पिशाच बहुत मायावी है। उसे समाप्त करने के लिए तुझे अपनी हिम्मत के साथ साथ साधु महाराज की शक्तियों और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उनके बिना तो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है सरपंच जी, कल रात ही हम साधु महाराज के पास चलेंगे। अब ये खेल खत्म होके रहेगा। राजू साधु महाराज के पास खड़ा है। साधु महाराज उसे एक छोटी सी पुड़िया देते हैं जिसमें चमकती हुई अभिशप्त भस्म है। राजू, सावधान, ये पिशाच बड़ा मायावी है। 50 वर्षों से मैंने इसके अंत की प्रतीक्षा की है और आज वो घड़ी आ गई है पुत्र। महाराज, मुझे क्या करना होगा? मेरा मन घबरा रहा है। घबराओ मत पुत्र, वो तुमसे बोतल तोड़ने की विनती करेगा, परंतु तुम उसे पत्थर पर मत पटकना। बस बोतल का ढक्कन खोलकर ये भस्म भीतर डाल देना, यही इसके पापों का अंत करेगी। मैं समझ गया महाराज। बापू के लिए और गांव की मुक्ति के लिए मैं ये अवश्य करूंगा।
राजू गुफा में प्रवेश करता है। तोता फड़फड़ाते हुए उसके सामने आता है। आ गए राजू, देखो चांद पूरा चमक रहा है। जल्दी करो, बोतल उठाओ और उसे जमीन पर दे मारो। एक बोतल टूटी नहीं कि तुम्हारे बापू तुम्हारे सामने होंगे। तुम सच कह रहे हो? बोतल टूटते ही सब ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, मेरी आजादी ही तुम्हारे पिता की आजादी है। इंतजार मत करो, इसे अभी तोड़ दो। राजू बोतल ऊंची करता है जैसे उसे पटकने वाला हो। पिशाच लालच में मुस्कुराता है। तभी राजू अचानक रुक जाता है और ढक्कन खोलकर भस्म अंदर उड़ेल देता है। नहीं नहीं, ये तूने क्या किया मूर्ख बालक? तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। धोखा तुमने दिया था। तुमने मेरे बापू और गांव वालों को कैद किया। यह आहुति तुम्हारे पापों के लिए है। ये रोशनी मुझे जला रही है। मुझे छोड़ दो। नहीं। पिशाच धुएं के गुबार में बदल जाता है। गुफा में रखी हजारों बोतलें एक साथ झनझना कर खुल जाती हैं। कैद रूहें सुनहरी रोशनी बनकर बाहर निकलने लगती हैं और इंसानी रूप लेने लगती हैं। बापू, बापू आप कहाँ हैं? सूरज की पहली किरण गुफा से आजाद हुए लोग बाहर आ रहे हैं। राजू के पिता मोहन भीड़ से बाहर निकलते हैं। बापू, मेरे बच्चे, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी फिर से तेरा चेहरा देख पाऊंगा। जिस पिशाच की माया के आगे मैं और बड़े बड़े सूरमा हार गए थे, उसे तूने अपनी समझदारी और साहस से धूल चटा दी। आज मुझे गर्व है कि मैं एक वीर बेटे का बाप हूं। बापू, बापू, माँ की आखिरी निशानी और आपका वादा ही मेरी ताकत थी। बापू, हर रात मैंने इसी रास्ते को ताका है। अब आप लौट आए हैं तो अब इस रामपुर गांव में फिर से हमारी हंसी गूंजेगी। अब कोई डर हमें अलग नहीं कर पाएगा। बापू, कोई नहीं। देखा मोहन, तुम्हारा बेटा आज पूरे गांव का सहारा बन गया। राजू, आज तूने सिर्फ अपने पिता को नहीं बचाया, बल्कि उन अनगिनत पिताओं और बेटों को मिला दिया है जिन्हें उस पिशाच ने बोतलों में कैद कर रखा था। रामपुर तेरा ये कर्ज कभी नहीं भूलेगा। सत्य की शक्ति सदैव छल से बड़ी होती है। मोहन, तुम्हारे त्याग ने इस पिशाच को कमजोर किया और राजू की सरलता ने उसे जड़ से मिटा दिया। आज से ये जंगल अभिशाप नहीं, बल्कि इस गांव का रक्षक बनेगा। धर्म की विजय हुई। आप सबका आभार, जिन्होंने मेरे पीछे मेरे बेटे को अनाथ नहीं होने दिया। चलो राजू, अब घर चलते हैं। सब लोग एक साथ गांव की ओर देखते हैं। पहाड़ियों के ऊपर सूरज पूरी तरह चमक रहा है, जो रामपुर के एक नए और खुशहाल युग की शुरुआत है।